अक्सर ये चीज़ डिस्कशन में आपने सुना ही होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी जजमेंट आता है तो बेसिक स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा बात होती है, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है एक्चुअली। और कई बार हम लोगों को पता होता है, ऐसा हम सोचते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बट एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो आज हम जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो वायलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है, ठीक है। उन्हें वायलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखते हैं। पहला है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। सॉवरेन मतलब एक ऐसा कंट्री जो अपने डिसीजंस खुद लेता है, दूसरे कंट्री पे निर्भर नहीं है। दूसरे कंट्रीज उसको जज नहीं कर सकते, दूसरे कंट्री उनके बिहाफ में जज नहीं कर सकते, उनके बिहाफ में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अपने डिसीजंस को लेने के लिए वो सॉवरेन है, खुद में सक्षम है, ठीक है। कोई और हमारे आर्मी को नहीं चला सकता, कोई और हमारे जुडिशरी को नहीं चला सकता। चाइना या पाकिस्तान हमें हमारी जुडिशरी को या हमारे आर्मी को डिक्टेट नहीं कर सकता। एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर्ड टू द सिटीजन्स, जो एसेंशियल फीचर है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम इंसान को मिलता है, जैसे कोई यूट्यूब वीडियो बना रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई कोई और तरीके का ट्रेड कर रहा है, या कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, वो सब करने का जो इंडिविजुअल फ्रीडम होता है वो भी बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आता है एक मैंडेट मिला होता है, जो भी गवर्नमेंट सत्ता में होती है उसको मैंडेट मिला होता है कि वेलफेयर स्टेट बनाने का, ठीक है। ये भी एक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है, गरीब लोगों का कल्याण करना कहीं ना कहीं। इवन दो अब धीरे धीरे गरीब कम होते जा रहे हैं, टाइम था जब इंडिया में 50% से ऊपर गरीब थे, बट अब गरीब जो है वो मेजॉरिटी नहीं रहे, गरीब एक माइनॉरिटी बन चुकी है। बट फिर भी एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते, इवन दो अब गरीब लोग माइनॉरिटी हो चुके हैं, स्टिल हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, और जो गरीब हैं उनको फ्री में या सब्सिडाइज रेट में चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वो भी एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। और मेल न्यूट्रिशन से या जो बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको हासिल कर सके, और मेल न्यूट्रिशन जैसी जो बाधाएं हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये सब चीज़ों को दूर कर सके। फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट ऐसे लॉज नहीं ला सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही वायलेट कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को सत्ता मिल गई है तो वो ऐसे लॉ ही ले आए जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम होने से नकार दे और खुद को सुप्रीम समझ के कुछ भी अपना मनमाना डिसीजन ले ले। फिर रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो रिपब्लिकन है, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड है, प्लस डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब जनता वोट दे के, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो जनता वोट दे के किसी को सत्ता में बैठाती है और निकाल भी देती है। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर सेक्युलर एंड फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, यानी कि सारे रिलीजन्स जो हैं उनको इक्वली सम्मान देना, प्लस किसी भी रिलीजन को एज ए स्टेट रिलीजन नहीं प्रमोट करना है, किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं करना है कि इस रिलीजन को हमें ख़त्म कर देना है, या ये रिलीजन ज़्यादा सुपीरियर है इसलिए दूसरे रिलीजन को एग्जिस्ट नहीं करना है। ऐसे कुछ ख्याल रख के गवर्नमेंट सरकार को नहीं चला सकती, ठीक है। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फेडरल कैरेक्टर जो है, कई बार हम जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फेडरल कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी जब उन्होंने लगाया था, या इमरजेंसी जब भी लगाया जाता है, किसी भी टाइम पे लगाया जाए, इवन या प्रेसिडेंट्स रूल की बात की जाए तो कई बार प्रेसिडेंट रूल भी, नेशनल इमरजेंसी तो छोड़ ही दें आप, प्रेसिडेंट रूल भी कई बार कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो कोई भी इमरजेंसी हो या प्रेसिडेंट रूल हो, वो बहुत इमरजेंसी वाले सिचुएशन में ही लगाए जाने चाहिए। और कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दबाने के लिए, या उनके जो मैंडेट जो उनको स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट की जनता ने उन्हें जो मैंडेट किया है उसे दबाने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो या प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट हो, ठीक है। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, क्योंकि सेक्युलर होने के साथ साथ सारे रिलीजन को की रक्षा करने के अलावा जो है फेडरल कैरेक्टर जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर
सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी और लेजिस्लेटिव है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो बाकी लेजिस्लेचर और जुडिशरी को चेक करता है। सिमिलरली लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को चेक में रखता है। ठीक है, हम कई बार देखें कि ऐसे लॉज पास किए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो। ठीक है, जैसे आप रिजर्वेशन को देखें, रिजर्वेशन का जो लिमिट है वो 50% भी यहीं से निकल के आया है कि कहीं ना कहीं जब भी 50% से ऊपर करने की कोशिश करते हैं कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्रक डाउन कर देता है, क्योंकि वो राइट टू इक्वलिटी जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसे वायलेट करता है। ठीक है, तो ये भी तभी पॉसिबल हो पाता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, तब वो अपना इंडिपेंडेंट मन बना सकता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इससे वायलेट हो रहे हैं। अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव उन पर दबाव डालने लग जाए और अगर वो इंडिपेंडेंट ना हो, सेपरेशन ऑफ पावर्स ना हो, तो कोई भी लॉ गवर्नमेंट चाहे तो वो पास कर देगी और उसका कोई चेक बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है। फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये तो ऑब्वियसली इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिटी, एकता है और अखंडता जो है देश की, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी जो लोअर लेवल के कोर्ट हैं उनके डिसीजन को आप रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी जो चीज़ है उसे आप अपर कोर्ट में ले जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, हाई कोर्ट का फैसला आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। सिमिलरली गवर्नमेंट ने भी अगर कुछ डिसीजन लिया है या किसी अधिकारी ने आपके अगेंस्ट डिसीजन लिया है, उसके लिए भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का एक पावर है। फिर हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंडामेंटल राइट्स को वायलेट आप जैसे ही करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप वायलेट हो जाते हैं। ठीक है, डीपीएसपीस भी कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली वो फंडामेंटल राइट्स कंपैरिजन में इंफीरियर हैं इन द सेंस कि वो जुडिशियली उसे आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते, बट एट द सेम टाइम एक वेलफेयर स्टेट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कहीं ना कहीं डीपीएसपीस भी इम्पॉर्टेंट है। बट हारमनी या कभी भी अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस में अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखे तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स ट्रियम्फ कर जाता है, जीत जाता है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स जो है वो सर्वोपरि है। आप बोल सकते हैं कि अगर वो वायलेट हो जाता है तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी वायलेट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।